आपको एक वीडियो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जिस वीडियो लिंक में आपके रिकॉर्डेड, जो मैं आपको क्लास में जो भी मैं करवाऊँगा वो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, जस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको एक बार रिपीट करके देख भी सकते हो, ठीक है। बाकी किसी को टाइमिंग से रिलेटेड अगर जो कोई भी डाउट है, टाइमिंग आपकी बेटा यही रहेगी, ठीक है। 2 से 4 की टाइमिंग है आपकी, 2 से 4 आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमें प्लेटफॉर्म बनाना है, अभी हमें थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। आगे अगर जो होगा तो कुछ टाइम बढ़ेगा या फिर क्लासेस के डेज़ कुछ बढ़ेंगे तो फिर वो हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड थिंग कि आप लोग जब तक मैं क्लास लूँगा आप लोग अपने सिस्टम पे ऑपरेट नहीं करोगे, ठीक है। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर पे जब तक मैं काम करूँगा आप लोग काम नहीं करोगे। आप लोगों को चीज़ों को देखना है, समझना है, ठीक है, और आप लोगों को नोट डाउन करना है, ठीक है। अगर जो आप लोग पर्टिकुलर ऐसा करते हो, कुछ लोग दिस इज़ ओवर स्मार्ट की जस्ट ऑपरेट विद कि सर जैसा कर रहे हैं वैसा मैं साथ साथ करता चलूँ, तो बेटा हो सकता है बीच में आपके 2-4 क्लिक मिस हो जाएं, ठीक है। फिर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस मत करो, उसके बाद आपके पास पूरा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। एट द एंड कल से मैं सॉफ्टवेयर प्रॉपर स्टार्ट करूँगा आपका, ठीक है। डेट मीन्स सॉफ्टवेयर्स के टूल्स एंड ऑल द थिंग्स जो भी हो उसके अंदर हम बना सकते हैं, क्या मॉड्यूल्स हैं। आफ्टर डैट मैं आपको एक वर्कबुक शेयर करूँगा, वर्कबुक में आपके असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है। उन असाइनमेंट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ काम करने के तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन अपनी प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग क्या करेंगे, जस्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिज़ाइनिंग फील्ड्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ बेटा। सर मेरे पास ना सर व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइनिंग का लिंक भी नहीं आया है और सॉफ्टवेयर का लिंक भी नहीं आया था। तो मैंने सर अंकित सर से बात करी, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप का लिंक तो भेज दिया, लेकिन सर सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं आया अभी सर अभी मेरे पास। आई थिंक आपने अभी ग्रुप पे भी मैसेज किया है क्या? यस सर, मैंने ग्रुप पे भी मैसेज किया था। बेटा तो वो सर आप आपके, क्या? हाँ हाँ। वो आपके पास आफ्टर द क्लास में एक बार आपको फिर से सेंड कर दूँगा, ठीक है। ओके सर। सर आपने कहा सर आप वो क्लास के रिकॉर्डेड मैसेज ईमेल पे भेजोगे सर? नहीं, वो आपको ग्रुप पे आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। वो ग्रुप पे आपको लिंक आएगा, ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक करके रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी तक बातें बोली हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपको अभी तक बोला उसके बारे में कोई भी डाउट है, ठीक है। तो एक काम आप बिल्कुल क्लियर रखना कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के नोट्स, आप लोग कुछ लोग ऐसा करेंगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो हमें नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, नोट्स की ज़रूरत आपको फिर भी है, लिखना आपको फिर भी पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेट आप तभी कर पाओगे जब आप टूल्स के बारे में जानते हो, आप टूल का फंक्शन जानते हो, ठीक है। लैंग्वेज जो मेरी रहेगी वो मेरी मिक्स रहेगी, बीच में हो सकता है इंग्लिश भी हो, बीच में हिंदी भी हो, ठीक है। तो उसमें अगर जो किसी को प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश भी हो सकती है या प्रॉपर हिंदी हो सकती है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट आप मुझे बोल देना, ठीक है। पूछना आपको जितनी बार है आप पूछ लेना, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे दैट्स वन इज़ द बेसिक ऑफ डिज़ाइनिंग, और व्हाट इज़ द डिज़ाइन साइकिल, मतलब डिज़ाइन साइकिल कैसे काम करता है, डिज़ाइन साइकिल्स में क्या क्या फेजेज़ होते हैं, ठीक है। आफ्टर डैट डिज़ाइनिंग के बाद हम लोग जाएंगे कि अब हमें सॉलिड वर्क्स पढ़ना है, तो सॉलिड वर्क्स के अंदर क्या क्या होता है एंड व्हाट आर द मॉड्यूल्स आर इन सॉलिड वर्क्स, ठीक है। ऐसे कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड डोमेन के पे काम करते हैं। स्पेशलाइज्ड डोमेन इन द सेंस जैसे रूटिंग है तो वो पाइपिंग वाले जो हैं वही काम करेंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, जस्ट वी नो द सॉलिड वर्क्स, हमें सॉलिड वर्क्स के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एज वेल एज सॉलिड वर्क्स इज़ द टूल फॉर द डिज़ाइन, तो हमें डिज़ाइन के बारे में भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा मोटो है। आप लोगों में से जिसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ी बहुत वीक है, ठीक है, जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत अपने आप को इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन्हांस करे, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो रिलेटेड टू दैट इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर बेसिक नॉलेज हमें क्या चाहिए, ठीक है। सॉलिड वर्क सीखने के लिए जस्ट व्हाट वी नीड,
आप क्या पूछोगे हमें क्या आना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं आना चाहिए, जस्ट यू नो व्हाट ओनली इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब अगर जो मैं आपके सामने कोई भी ड्राइंग खोलता हूँ, जस्ट यू नो कि उस ड्राइंग को हम कैसे रीड करेंगे। क्लियर? क्योंकि डिज़ाइनिंग, यू कैन से डिज़ाइनिंग इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है, इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सर, तो हाँ बेटा। सर हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड सेमेस्टर में भी हुई थी, लेकिन सर वो ऑनलाइन हुई थी तो उतना क्लियर नहीं है हमें वो सब। ओके सर जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग का ई भी नहीं पता तो वो क्या कर सकता है? बेटा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ई नहीं पता तो आपको बुक खोल के कम से कम एटलीस्ट प्रोजेक्शंस, डिटेल, ये सारी चीज़ें थोड़ी पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है। ओके। मतलब जस्ट आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने आपके सामने डिज़ाइन खोली तो आपको लाइंस का मतलब ही नहीं पता है। क्लियर? बेसिक नीड्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में प्रोजेक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? तो वो प्रोजेक्शन वाला जो चैप्टर है उसको खोल के थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर जो उसमें किसी को कोई डाउट होता है देन उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि उसमें सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरे से आप क्लियर कर लेना क्लास में, वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो आपको डिज़ाइनिंग के साथ आपको डिज़ाइनिंग का टूल सॉलिड वर्क्स, आपको दोनों चीज़ें सीखनी है, ठीक है। डिज़ाइनिंग अलग है, सॉलिड वर्क्स इज़ द टूल जहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब डिज़ाइन आप कैसे बनाओगे? जब आप डिज़ाइन को पढ़ पाओगे। क्लियर? तो अब ज़रा आगे चलते हैं बेटा, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन में थोड़ा सा पीपीटी के थ्रू आज हम काम करेंगे। एट दैट एंड हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर को देखेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। टूल्स थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन कल से आपके प्रॉपर सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको काम कैसे करना है, कल से आपको कैसे चीज़ों को बनाना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले आप जितने लोग हो सारे लोग कोशिश ये करोगे जस्ट टू इंस्टॉल सॉलिड वर्क्स इन योर सिस्टम, ठीक है। प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। कल से मैं कुछ थोड़े बहुत असाइनमेंट्स भी दूंगा, ठीक है, उसको लेके आप काम करोगे इन सॉलिड वर्क्स, ठीक है। तो ज़रा चलते हैं, आप मेरी स्क्रीन आपको दिखाई देगी, ठीक है। दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ सर, विजिबल है। कोई भी ऐसा जिसको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर मुझे क्या नाम है बेटा आपका? अखिलेश कुमार यादव। अखिलेश बेटा, आपने क्या ओपन कर रखा है? आपने जी जो मैंने लिंक भेज रखा उसी को ओपन कर रखा है ना? सर दिख गया। दिख गया बेटा? आपका नेट थोड़ा स्लो है, ठीक है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है जो मैंने लिंक भेजा है वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में उसको प्रॉब्लम आए, तो जिसका नेट स्लो होगा उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ज़रा सबसे पहले आगे चलते हैं। हम लोग जो करने जा रहे हैं दैट्स वन इज़ दैट पार्ट ऑफ योर मैकेनिकल डिज़ाइन, ठीक है। मैकेनिकल डिज़ाइन में अगर जो आप बात करोगे, ठीक है, हम लोग जो काम करते हैं सबसे पहले हम लोगों को मैकेनिकल ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। तो सो व्हाट इज़ ड्राफ्टिंग एंड व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कोई बता सकता है? So drafting means we generally use AutoCAD and it is generally required to 2D, two dimensioning. Two And dimensioning. modeling there is a three dimensioning work we use generally in SolidWorks. ओके। सो अगर जो मैं एक वर्ड बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला आइसोमेट्रिक डिज़ाइन, सो व्हाट द मीन्स आइसोमेट्रिक डिज़ाइन इज़ द ड्राफ्टिंग और इज यू कैन से इज़ द डिज़ाइन? Sir, Yes. it is a three dimensioning design which we used in drafting in 2D. इन 2D It's a drafting. इट इज़ अ ड्राफ्टिंग। देखो बेटा, सबसे पहले वर्ड आता है ड्राफ्टिंग देन डिज़ाइन, ठीक है। सबसे पहले देखो ड्राफ्टिंग का मतलब हो गया दस वी कांट चेंज इट, ठीक है।
ड्राफ्टिंग का मतलब है वी कांट चेंज इट। अगर जो आपका डिज़ाइन को ड्राफ्ट कर दिया गया है तो आप उसके ना तो पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो, ना तो आप उसके व्यूज़ चेंज कर सकते हो। जो चीज़ ड्राफ्ट हो गई है उसी चीज़ को हमें मैन्युफैक्चर करना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो Yes, sir. ड्राफ्टिंग का मतलब है, ड्राफ्टिंग यू कैन से ड्राफ्टिंग इज़ दैट फिक्स्ड एंड ऑल थिंग इज़ दैट डिफाइंड स्टेट। आप पहले डिज़ाइनिंग करते हो, डिज़ाइनिंग के बाद आप ड्राफ्टिंग करते हो, और ड्राफ्टिंग करने के बाद आप शीट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज देते हो। क्लियर? तो फर्स्ट फेज इज़ द डिज़ाइनिंग एंड द सेकेंड फेज इज़ योर ड्राफ्टिंग। कुछ लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग 2D होती है, कुछ लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग हम लोग ऑटो कैड पे करते हैं। ठीक है, यस, ऑटो कैड इज़ द ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है। ड्राफ्टिंग ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कि ड्राफ्टिंग 2D हो, हम ड्राफ्टिंग में 3D व्यूज़ भी दिखा सकते हैं। 3D व्यूज़ जैसे आपके आइसोमेट्रिक व्यूज़, ये आपका 3D व्यू है, 3D डिज़ाइन नहीं है। दैट्स वन इज 3D व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू, डाईमेट्रिक व्यू, ट्राईमेट्रिक व्यू, प्रोस्पेक्टिव व्यू, देन ऑल थिंग इज दैट पार्ट ऑफ व्हाट 3D ड्राफ्टिंग। व्हाट इट डिज़ाइनिंग का मतलब है दैट वी कैन चेंज द पैरामीटर। मतलब अगर जो आपको जैसे सपोज दैट आपने एक रेक्टेंगल बनाया, तो आप रेक्टेंगल की लेंथ विड्थ, अगर जो आप बॉक्स बना रहे हो तो उसकी हाइट, रेक्टेंगल का शेप, दैट्स ऑल थिंग यू कैन चेंज। आप उसके पैरामीटर्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। Yes, sir. तो आपने जो नोटबुक अपने साथ रखी है उस पर सबसे पहले हेडिंग डालो डिज़ाइनिंग। यस, डिज़ाइनिंग। लिखो इन डिज़ाइन वी हैव पैरामीटर, in design we have parameter in editable format, in designing we have parameter in editable format। आगे लिखो we can edit parameter and we can change the shape of design। ओके, सेकेंड वर्ड बेटा आप डालो ड्राफ्टिंग। सर ये डिजाइनिंग की वो थी। ये डिजाइनिंग की डेफिनेशन थी। ठीक है सर। सेकेंड वन इज योर ड्राफ्टिंग। सेकेंड वन इज योर ड्राफ्टिंग। सेकेंड वन इज योर ड्राफ्टिंग। राइट डाउन, लिखो ड्राफ्टिंग इज अ व्यूज, ड्राफ्टिंग इज द व्यूज, ड्राफ्टिंग इज अ व्यूज और combination of views। drafting is a views or combination of views with locked parameter, बेटा पैरामीटर लॉक होते हैं इसके, ठीक है, इसको आप एडिट चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक। विथ लॉक्ड पैरामीटर we can't edit parameter and we can't change its shape।
एंड वी कांट चेंज इट्स शेप। जो बन गया, अगर जो उसको ड्राफ्ट कर दिया गया है तो आप उसको चेंज नहीं करोगे, आप उसकी ड्राफ्टिंग करोगे और आप उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दोगे। ठीक है, जहाँ पे आपने ड्राफ्टिंग लिखा है वहाँ पे लिखो AutoCAD इज़ अ टूल, AutoCAD is a tool that's used, AutoCAD is the tool that's used for drafting, that's used for drafting। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो सर, क्लियर। ठीक है बेटा, जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पे काम करते थे, जो आप इंजीनियरिंग, हेलो, यस सर। कोई कुछ कह रहा है? नो सर। देखो बेटा, नो सर, नो सर। जो आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीट्स पे काम करते थे, जो आप लोग पेंसिल लेके अलग अलग व्यूज ड्रॉ करते थे, ठीक है, वो सारा इज द पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग, वो ड्राफ्टिंग बोली जाती है। जब आप कंपनी में काम करने जाओगे तो वहाँ पे एक डिज़ाइन इंजीनियर होता है और एक ड्राफ्टमैन होता है। ठीक है, तो ड्राफ्टमैन का काम बेसिकली है क्या? ड्राफ्टमैन का काम ये है कि उसे पर्टिकुलर जो भी शीट या व्यूज़ दे दिए गए उसको वो 2D में ड्रॉ कर देगा, दैट्स इनफ। ठीक है, बट जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट का काम है दे कैन चेंज द पैरामीटर, दे कैन चेक द डिज़ाइन इज़ फिजिबल और नॉट। ये सारे काम डिज़ाइनिंग के होते हैं। क्लियर? अब बेटा आगे चलते हैं, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग, टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग। सर हाँ बेटा, सर इसमें बेसिक डिफरेंस डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग में बस यही तो ले सकते हैं हम कि सिमुलेशन नहीं हो सकती इसके अंदर ड्राफ्टिंग में, ना ही एनालिसिस कर सकते हैं हम। और पैरामीटर भी चेंज नहीं कर सकते ना। बेटा देखो, सिमुलेशन और एनालिसिस जो है वो अपने में, सिमुलेशन भी आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, एक सिमुलेशन जो आपका है ये डिज़ाइनिंग के अंदर आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए? सिमुलेशन दो तरीके का होता है, एक होता है मोशन सिमुलेशन और एक होता है इंजीनियरिंग सिमुलेशन। ठीक है, तो But sir, I think simulation is the different part and drafting and designing is different part. नहीं, सिमुलेशन यू कैन से सिमुलेशन इज द पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग इज एन अनदर पार्ट। Okay. ठीक है, अगर जो वो मैं अभी क्लियर करूँगा, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो। ठीक है, ये जो टर्म्स ऐसे मिलते हैं कि सिमुलेशन मिल गया या इंजीनियरिंग एनालिसिस मिल गई या मोशन एनालिसिस मिल गई, ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं अभी सब क्लियर करूँगा, थोड़ा सा टाइम दे दो। इसीलिए सबसे पहले बेसिक टर्म्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप देखोगे सबसे, अब हमें क्या करना है, हमें करना है टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग। ठीक है, देखो बेटा, टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग में देखो, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग, we have two types of designing. Number one, conceptual design. Number one, conceptual design. Number two, parametric design. One is conceptual design, second one is your parametric design. क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान देना, स्क्रीन पे समझो जो मैं कह रहा हूँ। जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है, ठीक है, सबसे पहले एक, अगर जो आप कंपनी में जाओगे तो कंपनी में एक सेक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं R&D डिपार्टमेंट। ठीक, फुल फॉर्म इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो कंसेप्ट और पैरामीटर्स के काम होते हैं ये किए जाते हैं R&D सेक्टर के अंदर।
ठीक है। कंसेप्ट डिज़ाइन जो होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, कंसेप्ट डिज़ाइन में केवल फेजेस तैयार किए जाते हैं। फेजेस का मतलब यू कैन से इज द ब्लॉक डायग्राम, कि आप फर्स्ट फेज़ में क्या करोगे, आप सेकंड फेज़ में क्या करोगे, आप थर्ड फेज़ में क्या करोगे, आप फोर्थ फेज़ में क्या करोगे। क्लियर? अगर अब पर्टिकुलर फेज़ में क्या करोगे का मतलब क्या है, आप कोई भी एक कंपोनेंट तैयार करने जा रहे हो। जैसे मैंने बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें एक गियर चाहिए, ठीक है। तो आपको गियर की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि हमें उसे कितना पावर ट्रांसमिट करना है, आप उस गियर को कहाँ पे यूज़ करने वाले हो। दैट्स वन इज़ योर बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये आपका काम नहीं है, इस पे जब आप डिज़ाइनिंग में 8, 10, 12 साल काम कर लोगे, देन आप R&D सेक्टर में जाके काम करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बेस पे हम लोग एक कंसेप्ट तैयार करते हैं। कंसेप्ट में केवल हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पे आपने लिखा है कंसेप्ट डिज़ाइन, उसके नीचे लिखो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ डिज़ाइन। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ डिज़ाइन मतलब जो डिज़ाइन है उसको इमेज फॉर्म में दिखाना है। वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप सामने देखोगे पीपीटी में जो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कंसेप्ट डिज़ाइन का। क्लियर? बात समझ में आई? यस सर। दिस वन इज कॉल्ड योर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ योर कंसेप्ट डिज़ाइन। सबसे पहले आप कुछ भी बनाओगे, ये जो ऊपर की जो पीपीटी है ये आपको ये बता रही हैं कि डिज़ाइन वर्ड आता कहाँ से है। डिज़ाइन वर्ड आपका आता है जस्ट दैट प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड व्हाट इज़ दैट थिंक अबाउट इट। ये जो सोचने, आप किसी भी काम को आसान कैसे कर सकते हो बाय दैट हेल्प ऑफ डिज़ाइन। आप क्या बनाने वाले हो उसके लिए आपको पर्टिकुलर करना क्या पड़ेगा, पहले डिज़ाइन के पैरामीटर्स, कंसेप्ट तैयार करना पड़ेगा। कंसेप्ट के बाद हम उसके पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। अब पैरामीटर्स कैसे होंगे, आप अगली स्लाइड्स में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि पर्टिकुलर जो पैरामीटर्स होंगे उनमें हम लोग कुछ हाइट, डेंथ, डिस्टेंस, इनकी बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? जी सर। तो दिस वन इज कॉल्ड डिजाइनिंग हैव 2 phases। फर्स्ट वन इज योर कंसेप्ट डिज़ाइन, सेकेंड वन इज योर पैरामीट्रिक डिज़ाइन। और ये दोनों फेज जो आपके होते हैं, ये दोनों फेज आप देखोगे, सार्थक अरोरा, बेटा आपने अभी, अच्छा चला गया बेटा, कल से आप लोग 2:05 तक ज्वाइन कर लोगे। 2:05 के बाद जो भी ज्वाइन करेगा मैं एंट्री नहीं दूंगा। प्लीज़ मेक श्योर। सर मैंने पहले फ़ोन से ज्वाइन किया हुआ था, अब लैपटॉप से किया है। नहीं बेटा, प्रॉब्लम ये आती है ना, बीच बीच में बार बार डिस्टर्ब होता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग, मतलब मैं आप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी सबकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आज फर्स्ट डे था इसीलिए मैं अभी तक सबको परमिशन दे रहा हूँ। कल से मैं 2:05 के बाद परमिशन नहीं दूंगा, इसीलिए मैं लिंक को 10 मिनट पहले भेजता हूँ। आप ज्वाइन कर लो, आपको कुछ काम आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप 2 बजे तक अपना वर्क फिनिश कर लो, ठीक है। क्योंकि आप 2:05 आप 2:05 तक सब लोग ज्वाइन कर लोगे, मैं 2:06 से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है बेटा। जी सर। देखो अब बात आती है, ये तो बात हो गई किसकी, कंसेप्ट्स की और पैरामीटर्स की, ठीक है। पैरामीट्रिक डिज़ाइन में आप देखोगे तो आपको कुछ डायमेंशंस दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अगर जो मैं सारी डायमेंशंस यहाँ पे शो कर दूंगा तो आपको ये फिगर भी नहीं समझ में आएगा किस चीज़ का है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट की इंडिविजुअल पैरामीट्रिक डिज़ाइन बनाए जाते हैं। हर एक कंपोनेंट का इंडिविजुअल पैरामीटर डिज़ाइन बनाया जाता है। क्लियर? कंसेप्ट और पैरामीटर इन दोनों को तैयार करने में बेटा 3-3 साल लग जाते हैं। क्लियर? क्योंकि ये बहुत बड़ा फेज होता है किसी भी डिज़ाइन को बनाने का। अब बेटा कंसेप्ट्स किसने तैयार किए, कंसेप्ट्स हमने तैयार किए। पैरामीटर्स किसने दिए, पैरामीटर्स हमने दिए। कैसे दिए? मैन्युअली दिए। मेरी बात समझ में आ रही है?
हमने अपनी कुछ इंजीनियरिंग लगाई, हमने कुछ बैक रेफरेंसेस उठाए। मतलब हमने अगर जो सपोज दैट आप किसी गाड़ी का पैरामीटर डिज़ाइन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, किसी बैक गाड़ी के पैरामीटर्स को देखोगे, उनकी क्या वैल्यूज़ थी, ठीक है, उनमें हमने कितना चेंजेस किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, पैरामीटर सेट करके रखने पड़ता है। तो आपने एक डिज़ाइन बना लिया और डिज़ाइन को आपने एक पैरामीट्रिक डिज़ाइन में सेट कर लिया। मेरी बात समझ में आ गई? अब हमें आगे के काम पे चलना है। कंसेप्ट और पैरामीटर पहला फेज होता है जो आपके R&D सेक्टर में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फेज आपको R&D सेक्टर बिल्कुल क्लियर होगा कि कंसेप्ट होता है और यहाँ पे क्या होता है, पैरामीट्रिक होता है, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। कंसेप्ट होता है और क्या होता है, पैरामीट्रिक होता है। अब इसको उठा के भेजा जाता है डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। कैसे? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है कि अब मेरे पास है क्या। सबसे पहले बॉक्स में मेरे पास कंसेप्ट डिज़ाइन है। कंसेप्ट डिज़ाइन से जो मेरा डिज़ाइन है डेट्स विल बी मूव इन पैरामीट्रिक डिज़ाइन। अब पैरामीट्रिक डिज़ाइन को हमें क्या करना है, अब देखो बेटा, ये दोनों काम कैसे किए गए, ये दोनों काम मैनुअल किए गए, मैनुअली, ठीक है। पैरामीटर्स में हो सकता है कहीं पे गलत हो या साइज में कुछ इधर उधर हो, या हो सकता है पैरामीट्रिक डिज़ाइन ही पूरा आपका गलत हो। इसको चेक कौन करेगा, इसको जस्टिफाई कौन करेगा? इसके लिए हमारा क्या बनाया गया, अगला डिपार्टमेंट बनाया गया, दैट्स वन इज कॉल्ड डिज़ाइन डिपार्टमेंट। हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिज़ाइन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आपके टोटल 3 फेज आते हैं। कितने फेज आते हैं? 3। इधर आप देखोगे आपके पास टोटल 3 फेज आते हैं, ठीक है। जो पहला फेज है उसको हम लोग कहते हैं कैड। ऑटो कैड नहीं है बेटा, कैड है। सेकेंड वन इज योर CAE, दैट मीन्स कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। थर्ड वन इज योर कैम, दैट मीन्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये तीनों फेज ऐसे हैं जो डिज़ाइनिंग के फेज हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। तो सबसे पहले आपके पास कंसेप्ट बन गया, आपके पास पैरामीटर्स आ गए। पैरामीट्रिक डिज़ाइन को चेक करने के लिए हमें इन 3 डोमेन से पास होना पड़ता है, ठीक है, कि आपने जो पैरामीटर्स दिए हैं वो गलत हैं या आपने जो पैरामीटर्स दिए हैं वो सही हैं, वो कितने सही हैं, आपका डिज़ाइन कितना एक्यूरेट है। ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 ब्रांचेस, 1, 2 और 3, ठीक है। अब आप देखोगे ये 3 हमारे पास क्या है, अलग अलग डिज़ाइन प्रोसीजर है। हमें इन तीनों फेज से डिज़ाइन को पास करना होता है, ठीक है। देखते हैं ज़रा। सबसे पहले बात करते हैं कैड की, ठीक है। तो कैड के माइंड में, लोगों के माइंड में एक चीज़ आती है, ऑटो कैड। बेटा कैड का मतलब हो गया, दैट फुल फॉर्म इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। दैट मीन्स विद दैट हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं। बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट्स वन इज ये अ पोर्शन ऑफ मैकेनिकल कैड, तो हम लोग एम कैड लिखते हैं इसे, ठीक है। मैकेनिकल कैड का मतलब है जस्ट टू मेक। जो भी कंपोनेंट आपको दिया गया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको एक गेट दे दिया, ठीक है। मैंने बोला बताओ मुझे इसका डिज़ाइन फेल है या पास है, ये डिज़ाइन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको गियर के कुछ पैरामीटर दे दिए, सर्कल बता दिया, बाहर का सर्कल बता दिया, मैंने तीत बता दिए, ठीक है। तीत के बाद मैंने तीत के एंगल बता दिया, मैंने इसकी हाइट बता दी, अडेंडम डिडेंडम मैंने सारी चीज़ें इसकी डिफ़ाइन कर दी, ठीक है। अब आप करोगे क्या बेटा, देखो जो पुराना मेथड था, जब सॉफ्टवेयर्स नहीं थे मार्केट में, ठीक है, तब क्या होता था, आप अपनी अगर जो आप मशीन डिज़ाइन पढ़ोगे, मशीन डिज़ाइन के 3रे चैप्टर में है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग IP यूनिवर्सिटी के अंडर हो, ठीक है, तो 3 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसका आता भी है, ठीक है।
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विदाउट कैड और विद कैड, ठीक है, अलग अलग दोनों बने हुए हैं। अगर जो आप देखोगे विदाउट कैड में क्या होता था, पहले एक कंसेप्ट बनता था, देन उसके पैरामीटर्स बनते थे, पैरामीटर्स बनने के बाद जो भी कंपोनेंट है उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता था, ठीक है, प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जाता था, टेस्टिंग प्रॉपर मशीन्स पे होती थी, ठीक है। अगर जो आपका डिज़ाइन फेल होता था तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। कौन सा टाइम? आपने जो प्रोटोटाइपिंग में लिया, प्रोटोटाइपिंग ऐसे नहीं होती, प्रोटोटाइपिंग मशीनिंग पे होती है, मशीन से चीज़ें बनती हैं रियल में, फिर उसकी टेस्टिंग होती थी, टेस्टिंग मशीन्स पे की जाती थी। अगर जो वो टूट गया तो टाइम और मटेरियल सारी चीज़ें मेरी वेस्ट हो जाती थी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोटोटाइपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे, हम सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ों को बनाएंगे, दैट्स वन इज द पार्ट ऑफ योर कैड। मेरी बात समझ में आई कि आप जो भी सॉलिड वर्क्स में बनाओगे उसको चेक करना पड़ेगा हमें अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट मटेरियल। बेटा अपने आप को म्यूट कर लो अखिलेश, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स। सर ये प्रोटोटाइप में तो हम प्रैक्टिकली उसको हम चेक कर रहे हैं, उसको प्रोटोटाइप में जो मॉडल एनालिसिस कर रहे हैं, मगर सॉलिड वर्क में तो हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे? जैसे डायनामिक फोर्सेस होते हैं, काइनेटिक फोर्सेस हो गए, उसके जो मैकेनिक्स है सर, वो उसको एनालाइज कर सकते हैं सॉलिड वर्क में? बेटा हमने इसीलिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है मेक, मैंने एनालिसिस वर्ड नहीं बोला, ठीक है। सबसे पहले हमें उसको बनाना होता है, बनाने के लिए हम लोग सॉलिड वर्क्स यूज़ करते हैं, कैटिया यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो टूल्स है दे कम अंडर दैट कैटेगरी ऑफ कैड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जो आप देखोगे, अगर जो मैं कैड की बात करता हूँ तो कैड के अंदर जो टूल्स आते हैं वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बोल दिया सॉलिड वर्क्स, ओके, आपने बोल दिया कैटिया, आपने बोल दिया UGNX, ठीक है, आपने बोल दिया जैसे ऑटोडेस्क इन्वेंटर। मेरी बात समझ गए? ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैड। यहाँ पे आप चीज़ों को केवल बनाते हो, क्लियर? यहाँ पे ना तो आप एनालिसिस करोगे, ठीक है, यहाँ पे ना तो आप उस पर कुछ फोर्स डालोगे, बस आप यहाँ पे बना सकते हो। और आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो तो आप मटेरियल चेंज करके उसके डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट मटेरियल टेक्सचर देख सकते हो, दैट्स वन इज इनफ, क्लियर? सेकेंड पोर्शन आता है अब डिज़ाइन। हाँ बेटा सर, फिर सिमुलेशन में कैसे कंफर्म करेंगे पार्ट्स सक्सेस हुआ है या फेल्ड हो मैं आगे आ रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड डोमेन जो है दैट्स वन इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ CAE। अब यहाँ पे जो होता है, अगर जो आप देखोगे, हम सेकेंड डोमेन पे आते हैं और सेकेंड डोमेन को हम लोग कहते हैं CAE, फुल फॉर्म इज कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू चेक डिज़ाइन ठीक है, टू चेक डिज़ाइन is feasible, to check design is feasible or not in real working conditions, in real working conditions। ये जो CAE की डोमेन है, यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आपने जो पैरामीटर्स दिए हैं वो ठीक हैं, या जो आपने पैरामीटर्स दिए वो आपकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी के अंदर होंगे, वो फेल होंगे, वो पास होंगे, दैट ऑल थिंग इज दैट पार्ट ऑफ योर CAE। मेरी बात समझ गए? यहाँ पे आपके अलग अलग डोमेन की एनालिसिस होती है, ठीक है। आप इंजीनियरिंग में जितने सब्जेक्ट पढ़ते हो हर टाइप की एनालिसिस है, ठीक है। वो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ले लो, मतलब स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। वो आप हीट एंड मास ट्रांसफ़र में ले लो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनालिसिस, ठीक है। वो आप फ्लूइड में ले लो, ठीक है, फ्लूइड मशीनरी या फ्लूइड मशीन में, ठीक है, या फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। दे ऑल दैट पार्ट ऑफ व्हाट
CAE, दैट फुल फॉर्म इज़ कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ये बहुत बड़ी डिसिप्लिन है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम किसी भी डिज़ाइन को चेक करते हैं। अब एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था कि हम कैसे चेक करेंगे कि वो फेल है या पास है, या हम कैसे बताएंगे सर वो फेल में जा रहा है या पास में जा रहा है। तो बेटा उसके लिए चेक करने के लिए पूरा प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि आपने देख के चेक करके आपने बता दिया। आप उस पर उसका मटेरियल डिसाइड करोगे, आप उस पर लोडिंग डिसाइड करोगे, आप उस पर सपोर्ट डालोगे, उसकी वर्किंग कंडीशन सेट करोगे, देन आप देखोगे कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना बियॉन्ड द लिमिट है या अंडर द लिमिट है। उसके बाद हम बताएंगे दैट स्ट्रक्चर विल बी फेल और पास। व्हाट इट? यस सर। बात समझ में आ गई? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। तो सबसे पहले जो भी आप डिज़ाइन सॉलिड वर्क्स में बनाओगे वो डिज़ाइन सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए हम उसको CAE वाले डिपार्टमेंट में भेज देंगे। क्लियर? तो भेजने के लिए वो ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर कोई आएगा उसको फाइल की तरह लेके जाएगा। आपके पास एक फ़ाइल बनी हुई होगी, उस फाइल को आप उठा के ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो CAE इंजीनियर है वो अपने अकॉर्डिंग वर्किंग कंडीशन सेट करेगा और वो आगे डिसाइड करेगा व्हाट दैट डिज़ाइन इज़ फेल और पास। मेरी बात समझ में आ गई? दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो फेल होगा या पास होगा। अगर जो आपका डिज़ाइन फेल होता है, ध्यान देना बेटा, अगर जो आपका डिज़ाइन फेल होगा तो डिज़ाइन को हम वापस भेज देंगे कहाँ पे? कैड वाले डिपार्टमेंट में। क्लियर? जस्ट चेंज द पैरामीटर और जस्ट चेंज द शेप। पैरामीटर वाले को समझ में नहीं आएगा कुछ भी तो वो फिर से इसको भेज देगा कहाँ पे? पैरामीट्रिक डिज़ाइन पे। अब मेरी बात समझ में आई कि जस्ट टू चेंज द पैरामीटर। अब वो पैरामीटर्स को चेंज करेगा, पैरामीटर्स को चेंज करने के बाद फिर से यही साइकिल चलेगा। जस्ट चेक द डिज़ाइन। अगर जो आपका डिज़ाइन पास हो जाता है, क्लियर? किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना। अगर जो आपका डिज़ाइन पास हो जाएगा तो इसी डिज़ाइन की जाएगी क्या? ड्राफ्टिंग। सर जैसे ये CAE डिपार्टमेंट में अगर किसी को पैरामीटर समझ नहीं आया तो वो पैरामीटर डिज़ाइन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भेज देगा उसे? बेटा वो अगर जो आपके डिज़ाइन फेल हो रहा है, ठीक है, अगर जो आपका डिज़ाइन फेल हो रहा है तो वो कुछ नहीं करेगा, वो उस पर 1% अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो डायरेक्ट यहाँ से डिज़ाइन को उठाएगा और डिज़ाइन डिपार्टमेंट में वापस भेज देगा जहाँ से पार्ट आया था, ठीक है। और नीचे वो कमेंट में डाल देगा जस्ट टू चेंज द पैरामीटर और इट्स शेप, ओके, वर्किंग कंडीशंस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे कुछ मार्क दे देगा आपको। तो आप करोगे क्या? या आप चेंज कर सकते हो तो ठीक है, आप कितना चेंज कर लोगे, आपके पास पैरामीटर्स की लिस्ट है। बट पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको फिर से R&D सेक्टर में भेज दो। मेरी बात समझ में आ गई? सर एक बात पूछना था। हाँ बेटा बताओ। CAE में अगर कोई फेल होता है या पास होता है, अगर फेल होता है तो वो बैकफुट पे जाता है, तो जो कमेंट सेक्शन में आएगा तो उसमें से वो भी बताया जाएगा ना कि यहाँ पे क्या फेल हुआ है, मतलब एग्जैक्ट वो पार्ट, थोड़े उस पर आदमी ओवरव्यू ले। एग्जैक्ट वो पार्ट नहीं, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन डिसाइड कर दी जाती है कि दिस पर्टिकुलर दिस पोर्शन है फेलियर, कि इस पोर्शन में फेलियर आ रहा है, ठीक है। और वो फिर हमारे बैकफुट वाले कैड वाले करेंगे फिर हमें, है ना? और उनसे नहीं होगा तो फिर बैकफुट वाले कैड वाले हो सकता है थोड़ा बहुत शेप में या पैरामीटर्स में चेंजेस कर ले बस, ठीक है, बट उनसे पूरा डिज़ाइन हैंडल नहीं होता है। तो वो लोग फिर से R&D में भेजते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स अगर जो चेंज करने तो वो R&D वाले कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर, गॉट इट। क्योंकि पैरामीटर्स का मतलब हो गया दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है डिपेंडेंट हो। क्लियर? अब अगर जो डिज़ाइन आपका पास होता है तो पास होने का मतलब क्या है? अब उस डिज़ाइन की ड्राफ्टिंग होगी। ड्राफ्टिंग का मतलब उसका डिटेल बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है, कितना उसका वेट है, कौन सा मटेरियल हमने डाला है इस पर, ठीक है,
और ड्राफ्टिंग करने के बाद इस ड्राफ्टिंग वाली शीट को भेज दिया जाएगा कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए भेज दिया जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग। मतलब अब इसको हमें मैन्युफैक्चर करना है। मेरी बात समझ में आ गई? अब पहले बेटा कंप्यूटर से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, मतलब कैम नहीं होता था। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे? मैनुअली मटेरियल उठाते थे, रॉ मटेरियल से पार्ट काटना स्टार्ट कर देते थे। बट आज की डेट में आप देखोगे तो एक नई डोमेन आ गई है, दैट फुल फॉर्म इज कैम, दैट फुल फॉर्म इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को बनाने के क्या तरीके हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकती है? कोई बता सकता है? कितने प्रोसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के? यस सर, मशीनिंग, फॉर्मिंग, वेल्डिंग काफी है। एक तो बेटा मशीनिंग हो गई, चलो ठीक है, ले लिया। और कास्टिंग, फॉर्मिंग, कास्टिंग हो गई सर, फॉर्मिंग हो गई। चलो एक कास्टिंग ले लिया, मतलब इसको हम लोगों की भाषा में, आप इंडस्ट्री की भाषा में इसको टूल बोलते हैं, टूल डिज़ाइन। ठीक है, थर्ड आपका आता है 3D प्रिंटिंग। ठीक, 3 टाइप से आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है कि या तो आप उसका मशीनिंग करो, मशीनिंग नहीं हो रही है तो आप उसको टूल डिज़ाइनिंग करो, टूल डिज़ाइनिंग नहीं हो रहा है तो आप उसको 3D प्रिंटिंग से बना दो। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 अलग अलग प्रोसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के। ठीक है, एंड द ऑल 3 आर विल बी बेस्ड ऑन कैम। ये सारे प्रोसेस कैम के अंदर होते हैं, दैट फुल फॉर्म इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मेरी बात समझ में आ गई? अब मशीनिंग कंप्यूटर से कैसे करोगे आप? टूल डिज़ाइनिंग के अंदर बेटा फिर से चीज़ें आ जाती है, इसमें चलता है मोल्ड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डाई एंड कास्टिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? डाई एंड कास्टिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना। ये सबसे टॉप लेवल का डिज़ाइन इंजीनियर होता है। ठीक है, इसको सब कुछ पता होता है, ये एनालिसिस भी जानता है, या मॉडलिंग भी जानता है। अब यहाँ पे है क्या, या तो वो मशीन पे चीज़ों को बनाए, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मशीन पे नहीं बन पाती हैं, तो उसके लिए हम लोग उसका मोल्ड तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे जितने भी आपको बोतल्स मिलेंगी, ये सारी जो बनती हैं ये आपकी ब्लो मोल्डिंग से बनती है। ठीक है, परफ्यूम की बोतल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। ठीक है, इनको बनाने के लिए हम लोग मोल्डिंग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर मशीनिंग नहीं हो सकती, वो ग्लास है। अब कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ मशीन से बनानी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर जो आपको मशीन से बनाने में आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपके पास ऑपरेशन लिमिटेड है। ठीक है, आप टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हो, आप थ्रेडिंग, नर्लिंग, बोरिंग। ठीक है, ये ऑपरेशंस आपके पास लिमिटेड है। तो या तो पहला ऑप्शन है आप उसको मशीनिंग से बना लो, दूसरा आप उसको मोल्ड से बना लो, तीसरा आप उसको 3D प्रिंटिंग से बना लो। ठीक है, 3D प्रिंटिंग थोड़ा कम प्रेफर होता है, क्योंकि जो पार्ट होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, पार्ट ड्यूरेबल नहीं होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हेलो सर। हाँ बेटा। सर जैसे ये कोई भी उसको बनाने के लिए तीनों एक साथ भी यूज़ हो सकते हैं? नहीं, बस ये बिल्कुल, मतलब आप ऐसा कह लो, ये ज़रूरी नहीं है कि एक कंपोनेंट को बनाने के लिए 3 प्रोसेस आप यूज़ करोगे। ठीक है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब ये तो मेरी क्या हो गई, ये मेरी 3 अलग अलग डोमेन्स हो गई जिनकी मैंने बात करी, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ कैड, सीएई और कैम। ठीक है, अब कंप्यूटर से मैन्युफैक्चरिंग होगी कैसे? उसके लिए बेटा सीएनसी मशीन्स हैं, अलग अलग कंट्रोलर्स हैं। कंट्रोलर्स में आप देखोगे तो अलग अलग उनके पर्टिकुलर जी कोड, एम कोड होते हैं। जी कोड, एम कोड का अलग अलग पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है दैट्स विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर। ठीक है, मोल्ड निकालना है तो डाई मोल्ड डिज़ाइनिंग होता है, पूरा का पूरा मोल्ड बनता है यहाँ पे। तो वो सारा काम जो है दैट्स विल द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बट विदाउट डिज़ाइनिंग आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई?
यस यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई जनरल। अगर जो पर्टिकुलर हम किसी भी डिज़ाइन इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वहाँ क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, या आप जो सॉलिड वर्क्स में बनाओगे वो कंपोनेंट आपका कहाँ पे जाके फेल हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग में फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है कि आपका डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग में फेल हो जाए। यस, इज दैट पॉसिबल और नॉट? यस सर, पॉसिबल। ठीक है, सपोज पॉसिबल है सर। हाँ, ये पॉसिबल है और ये होता है। ठीक है, रियल टाइम में अगर जो आप देखोगे तो आप उस पार्ट का डिज़ाइन भी बना लेते हो, आप उस पार्ट को एनालिसिस में पास भी कर देते हो, बट उसकी रियल टाइम में मशीनिंग या उसका रियल टाइम में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती। ठीक है, क्यों? आपको जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर है वो मना कर देगा, क्योंकि उसको मटेरियल काटने के लिए क्या चाहिए? टूल चाहिए। आपके पास टूल है ही नहीं वैसा कुछ जो मटेरियल कट कर सके। ठीक है, तो जो डिज़ाइन है उसके फेल। अब डिज़ाइन अगर जो यहाँ पे फेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वाले ने फेल कर दिया, फिर भी आपका डिज़ाइन क्या है? फेल है। फिर आपका डिज़ाइन नहीं बना, मतलब बेकार, वेस्ट ऑफ टाइम। बात समझ में आई? तो जब तक आपके कंपोनेंट या आपके डिज़ाइन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो जाती, आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा डिज़ाइन फुल्ली पास है। ठीक है, इन्हीं 3 फेजेस में चीज़ें घूमती रहती हैं, आपको ध्यान रखना है। इन्हीं 3 फेजेस में चीज़ों को घुमाया जाता है। जितना भी काम होगा इन्हीं 3 फेजेस में चीज़ें ऐसे घूमती रहती हैं, कैड में, स्कैम में, सीएई में। ठीक है, अगर जो इन तीनों फेज को पास कर गई, ठीक है, फिर क्या होता है? फिर इनका डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हो गया कि आपने कितना मटेरियल कहाँ पे रखा, किसका कितना वेट आ रहा है। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग कितनी कॉस्टिंग जाएगी, ये सारी चीज़ें डेमोस्ट्रेशन होता है इसका पूरा। आफ्टर डैट हम लोग क्या करते हैं? फिर इसकी मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केट में आपका कंपोनेंट आ जाता है। मेरी बात समझ गए? अब ये तो पूरा क्या हो गया? ये तो पूरा एक प्रोसीजर हो गया काम करने का। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें से कैड के अंदर काम करना है। ठीक है, और बेटा एक चीज़ और रह गई, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे कि मैंने आपको कैड की डोमेन में बताया कि कैड के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ हिंट्स दी कि यहाँ पे हम लोग, अगर जो आप देखोगे, जैसे कि मैंने बोल दिया सॉलिड वर्क्स, मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया दैट वी आर यूजिंग कैटिया, मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया दैट वी आर यूजिंग UGNX, मैंने यहाँ पे बोल दिया दैट वी आर यूजिंग इन्वेंटर। ठीक है, तो ये क्या है? ये अलग अलग पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग पर्पज़ है इनका यूज़ करने का, बट हमें जो इसमें से पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? वो सॉलिड वर्क्स पढ़ना है। ठीक है, अब सेकंड डोमेन मैंने आपको ऐसी बताई जिसका नाम था CAE, फुल फॉर्म इज़ कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसके अंदर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चलता है वो चलता है एनसिस। ठीक है, सेकंड सॉफ्टवेयर आपका जो चलता है वो चलता है अबैकस। अबैकस के बाद आप थर्ड देखोगे, एक आपका चलता है हाइपरमेश। ठीक है, हाइपरमेश के बाद आप देखोगे आपको ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे मार्केट में जो एनालिसिस करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको बता दिए। कैम में आप आओगे, कैम में आप देखोगे आपको मिल जाएगा डेल कैम, सॉरी डेल कैम, आपको यहाँ पे मिल जाएगा मास्टर कैम, ये सारे कैम के सॉफ्टवेयर्स हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा NX कैम।
ये सारे कैम की डोमेन में सॉफ्टवेयर आते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? फर्स्ट फेज, यस सर। सेकेंड फेज, थर्ड फेज, इससे पहले जो होगा वो कंसेप्ट डिज़ाइन होगा, कंसेप्ट डिज़ाइन के बाद पैरामीट्रिक डिज़ाइन होगा, और पैरामीट्रिक डिज़ाइन के बाद चीज़ें आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है सर। बात समझ गए? सर हाँ बेटा। सर जैसे क्या हमारी कैम के बाद मैन्युफैक्चर हो गया हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोटोटाइप तैयार हो गया, मगर सर वो रियल जैसे कंडीशन में हमने जो पैरामीटर्स हम इसके लिए सोचे थे कि ये यहाँ तक कोई अचीव करें इन पैरामीटर्स को, वो अगर रियल कंडीशन में उतना वर्क नहीं करा तो सर हमारा डिज़ाइन मतलब फेल माना जाएगा या पास? नहीं, फिर आपका डिज़ाइन फेल है। अच्छा सर, वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी अगर प्रोटोटाइप उतना काम नहीं कर पाता जितना हमें चाहिए, फिर आपका डिज़ाइन फेल है, फिर आप उसका यूज़ क्या करोगे? हाँ अब सपोज दैट आप मैं आपको एक वैल्यू बता रहा हूँ कि सपोज दैट मान लो आपको जो पावर चाहिए थी, ठीक है, वो 24,000 वाट की चाहिए थी। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी हाँ जी। अब ये आपकी कट ऑफ पावर है, ठीक है, इससे कम पावर होगी तो आपका जो भी ऑपरेटर्स होगा वो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। आपने क्या किया, आपने डिज़ाइन एक तैयार किया, उस डिज़ाइन ने आपको 23,500 की वैल्यू दे दी, हाँ जी सर। तो उस डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं है ना बेटा मेरे लिए। हाँ जी हाँ जी। दैट वेस्ट ऑफ टाइम ना, वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, बात समझ गए? अब आपने अगर जो इतना बना दिया तो इसमें कितना और चेंज करें कि हम यहाँ तक पहुँचे, वो फिर आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। दैट्स वन इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, चलो। और किसी ने ये भी कर दिया, सपोज दैट मान लो मुझे 24 की रिक्वायरमेंट थी, किसी ने 29,000 पावर निकाल दी वाट में। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब उसका डिज़ाइन तो ठीक है, उसका डिज़ाइन पास है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट द प्रॉब्लम अब उसको अपने डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कि वो इस वैल्यू तक अप्रोच करे। हो सकता है इस वैल्यू तक ना आ पाए, बट वो इस वैल्यू तक कैसे अप्रोच करेगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, वो फ्यूचर में इस डिज़ाइन में क्या चेंजेस कर सकता है। एक डिज़ाइन के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स और भी हैं। आप लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हो, अपने बीटेक में भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, जैसे डिज़ाइन इंटेंट हो गया। ठीक है, अब डिज़ाइन इंटेंट है क्या, आपने कोई भी डिज़ाइन बना दिया आप, ठीक है, डिज़ाइन बनाने के बाद एक क्वेश्चन मार्क आता है कि डिज़ाइन में आप इसमें फ्यूचर में क्या चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो जो फ्यूचर में चेंजेस होते हैं वो डिज़ाइन इंटेंट में लिखे जाते हैं कि मैं इसमें फ्यूचर में और क्या क्या करूँगा। होगा नहीं होगा अलग बात है, बट मैं क्या करूँगा, इज़ दैट कंसेप्ट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? जितना मैंने अभी तक पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि अब मैं सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूँगा। कोई भी? Sir, which means the overall is CAD is the designing part, which includes SolidWorks, CATIA, and CA is the analysis part, and CAM is the manufacturing part. CAM is the manufacturing, CAE is the Analysis. हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हो। ठीक है, यही होता है। Okay. ठीक है, यही होता है, और इसी की तरह हम लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, और क्लास के बाद आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दोगे ग्रुप पे। ठीक है, कोशिश ये करो कि जब भी आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो जो ये नेम लिखे हुए हैं आप लोग अपने नेम से ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि कुछ के मैं देख रहा हूँ केवल पहले MAE आ रहा है फिर उनका नाम आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपना नाम फर्स्ट रखो, फिर MAE जो भी आपका रोल नंबर है आप डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे अटेंडेंस भी देनी होती है। ओके, चलो अब ज़रा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, हम सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स सॉलिडवर्क्स लिख लिया? चलो बेटा, चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। लिखो बेटा, सॉलिडवर्क्स इज अ टूल,
SolidWorks is a tool that's used for product design, ब्रैकेट में लिखना solid component design, comma plastic design, solid component design, comma plastic design. Okay, solid component design, comma plastic design. लिख लिया? अब बेटा लिख लो एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड कंपोनेंट, लिख लो बेटा गियर, पिस्टन, कॉमा कनेक्टिंग रॉड, गियर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, किचन अप्लायंसेस, ठीक है। ये सारे आपके किस में बनते हैं? ये सारे आपके सॉलिड वर्क्स में बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हेडिंग डालो, लिखो लेटेस्ट वर्जन ऑफ सॉलिड वर्क्स, पॉइंट बना के लिखना बेटा, जस्ट मेक एज अ पॉइंट, आपको ऐसे पॉइंट बनाना है। लिख लो लेटेस्ट वर्जन ऑफ सॉलिड वर्क्स, सॉलिड वर्क्स 2021। अब आप देखोगे वर्जन के अंदर भी इनके कुछ कैटेगरी बनी हुई है। जैसे बोला जाता है सॉलिड वर्क्स प्रीमियम, ठीक, बोल दिया जाएगा सॉलिड वर्क्स स्टैंडर्ड, ठीक है। ये ऐसे कुछ इनकी 2 डिसिप्लिन अंदर बनी हुई हैं, ठीक है। तो जो आप पढ़ोगे उसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो प्रीमियम होता है उसमें आपको कुछ वर्क बेंच ज़्यादा मिलती हैं इन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लिख लो लेटेस्ट वर्जन ऑफ सॉलिड वर्क्स 2021, ठीक है। आगे लिखो, लिखो वर्किंग वर्जन जिस पे हम काम करेंगे। जो लोग 21 पे काम कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको 21 में करना है 21 में कर लो, बस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लिख लो वर्किंग वर्जन 2016, हम 2016 पे काम करेंगे प्रीमियम, ठीक है। 2016 प्रीमियम या 2016 प्रीमियम, ओके। सर अगर लेटेस्ट वर्जन अगर परचेस करना चाहे कितने का पड़ता है सर ये अमाउंट? बेटा देखो ये अलग अलग होता है, इसके 2 टाइप के लाइसेंस होते हैं, ठीक है। एक बेटा आपका होता है फ्लोटिंग लाइसेंस और एक आपका होता है स्टैंड अलोन लाइसेंस, ठीक है। जो फ्लोटिंग लाइसेंस अगर जो आप लेते हो, जिसको हम लोग नेटवर्क लाइसेंस बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, जैसे हेलो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं किसके लिए बेटा? सर 2021 के लिए रिक्वायरमेंट्स आप अगर जो इंटरनेट पे चेक करोगे तो वो काफ़ी कम दिखाते हैं। वो आपको बोलेंगे कि आपको 2 GB रैम चाहिए, ठीक है। प्रोसेसर में वो आपको i3 दिखा देंगे, ठीक है। बट बेटा जब आप रियल में इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो वो 2 GB रैम पे इतना स्लो चलेगा कि वो आपकी विंडो ऐसी दिखाई देगी कि आपकी एक विंडो जा रही है दूसरी विंडो आ रही है, ठीक है।
आप जूम इन जूम आउट करोगे तो आपका पार्ट कुछ स्लो ऊपर आता हुआ नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो 2 GB रैम कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल आप मिनिमम आप मान के चलो, अगर जो आप 2021 चलाते हो, ठीक है, तो कम से कम आपके में 8 GB रैम मिनिमम आपके में होनी चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा स्लो चलेगा लेकिन 8 GB रैम पे काम कर जाएगा। क्लियर? प्रोसेसर आपको मिनिमम आपको प्रोसेसर i5 चाहिए 2021 चलाने के लिए, ठीक है। और देखो, और 20 GB स्पेस चाहिए होता है। स्पेस 20 GB नियर अबाउट आप 13-14 GB के आसपास होता है, बट हम लोग ओवरऑल बोल के 20 GB बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो लाइसेंसिंग बेटा इसके 2 तरीके की होती है। मैं लाइसेंसिंग की बात कर रहा था। एक होता है नेटवर्क लाइसेंस। नेटवर्क लाइसेंस जो MNCs होती हैं वो यूज़ करती हैं। सपोज दैट मान लो उन्होंने 10 लाइसेंस परचेज कर लिया, ठीक है। अब उनका एक ऑफिस यहाँ पे इंडिया में, एक आउट ऑफ इंडिया कहीं और है, ठीक है। उन्होंने 10 लाइसेंस परचेज किए तो वो एट अ टाइम 10 सिस्टम्स पर रन कर सकते हैं, ठीक है। वो डे का टाइम हो या नाइट का टाइम हो। सपोज दैट इंडिया में उन्होंने डे टाइम पे रन कर लिया, यूके में उन्होंने नाइट टाइम पे रन कर लिया, बट वो एक टाइम पे 10 सिस्टम्स को रन कर सकते हैं। इनको हम लोग नेटवर्क लाइसेंस बोलते हैं। स्टैंड अलोन लाइसेंस जो होता है वो एक सिस्टम में आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया, जैसे हम लोग की डाल के इंस्टॉल करते हैं, आपने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, और वो उसी में पड़ा रहेगा। तो जो ये स्टैंड अलोन लाइसेंस होता है इसकी कॉस्ट जो है वो नियर अबाउट 75,000 से लेके लगभग 1,25,000 के आसपास है, ठीक है। जो नेटवर्क लाइसेंस है ये आपके बंडल पे डिपेंड करता है, आप कितना बड़ा बंडल खरीदोगे, ठीक है। लेकिन आप मिनिमम ये मान के चलो कम से कम 1.5 लाख का तो होता ही है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके Yes. चलो बेटा, अब कहीं आपका कुछ जुगाड़ उगाड़ है, थोड़ा बहुत कोई पुराना कंपनी वाला है वो आपको बेच रहा है तो थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाता है, बट जो स्टैंडर्ड रेट है वो यही है, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। ये तो बात जनरल, हाँ बोलो। यश सर i5 पीसी में अगर i5 प्रोसेसर है और सॉरी जनरेशन है और वो 7.73 रैम अवेलेबल है, तो सर उसके लिए आप कौन सा सजेस्ट करेंगे वर्जन? उसके लिए बेटा आप 8 GB चला लो, 2021 चला लो, आप में चल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके ग्राफिक्स कार्ड कितना है सर? उसका तो आइडिया नहीं है सर मुझे। देख लेना, ग्राफिक्स नहीं होगा तो हो सकता है आपको ब्लैक स्क्रीन बार बार दिखाए वो, ठीक है। नहीं सर, ग्राफिक कार्ड है उसमें लेकिन इतना आइडिया नहीं है मुझे। 3 GB का चलेगा आराम से। ग्राफिक कार्ड 3 GB बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम 1 GB चाहिए होगा, ठीक है सर। 3 GB ग्राफिक कार्ड है, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। 4 GB और 8 GB है, 8 GB रैम 4 GB ग्राफिक्स, चल जाएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि सॉलिड वर्क्स का यूज़ कहाँ पे होगा, ठीक है, कौन सा वर्जन पे हम काम करेंगे, कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। अब आगे हेडिंग डालो मॉड्यूल इन सॉलिड वर्क्स या वर्कबेंच इन सॉलिड वर्क्स। मॉड्यूल इन सॉलिड वर्क्स और वर्कबेंच इन सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क्स में कौन कौन से मॉड्यूल हैं और कौन कौन सी वर्क बेंच है। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा स्केच, लिख लीजिए, ठीक है। नंबर 1 स्केच, थोड़ा सा स्पेस देके लिखना। नंबर 2 पार्ट मॉडलिंग, नंबर 3 असेंबली, नंबर 4 ड्राफ्टिंग,
नंबर 5 सरफेस, नंबर 6 शीट मेटल, नंबर 7 वेल्डमेंट, नंबर 8 मोल्ड टूल, नंबर 9 सिमुलेशन, ठीक है बेटा, आगे लिख लो। अगला आपका आता है रूटिंग। लिख लो बेटा डिम एक्सपर्ट, सर ये मॉड्यूल्स ही हैं? ये सब मॉड्यूल है बेटा जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। रेंडरिंग, इवॉल्वेट, प्लास्टिक डिज़ाइन, ठीक है बेटा। देखो इधर, इसके बाद आप एक लाइन और लिख लेना, एक ETC हो सकता है एक दो छूट गए हो, बट मेन जो मॉड्यूल है वो यही है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है स्क्रीन पे। स्केचर में आपको पढ़ाऊंगा पार्ट असेंबली, ड्राफ्टिंग, सरफेस, शीट मेटल, वेल्डमेंट, मोल्ड टूल और सिमुलेशन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इन दोनों का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, 2 लेक्चर होते हैं, बट बाकी मैं आपको पूरे पढ़ाऊंगा ये वेल्डमेंट तक, ठीक है। इधर वाले जो हैं जो रेड कलर से लिखे हुए हैं, ठीक है, इनकी बात मैं कर लेता हूँ। इनके आगे एक एरो बनाना और लिखना है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लो बेटा। लिखो यूज्ड इन पाइपिंग एंड वायर harness एंड वायर harness। बेटा जो पाइपिंग का काम होता है, ठीक है, और जो वायर हार्नेस होती है, वायर हार्नेस जैसे आप कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल बनाते हो, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जो भी उसमें इलेक्ट्रिकल का काम है, मतलब वायर आपके कहाँ से जाएंगे, वायर का पावर सोर्स क्या होगा, आपकी हेडलाइट तक वायर कहाँ से जाएगा, ठीक है, वो कहाँ पे केबल ट्रे से कनेक्टेड होगा, ठीक है, कहाँ पे उसके छोटे छोटे हैंगर्स लगे होते हैं, हैंगर लगा हुआ होगा, देन ऑल पार्ट ऑफ व्हाट वायर हार्नेसिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रूटिंग पे काम करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जैसे होता है कि आप इंटरव्यू में जाओगे तो पूछ लेगा जैसे यू नो द रूटिंग और नॉट, ठीक है, तो आपको रूटिंग वर्ड ही नहीं समझ में आएगा, ये है कहाँ पे, सॉलिडवर्क्स में कहाँ पे मिलेगा, तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि रूटिंग कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक। बट ये क्या है, ये डोमेन स्पेसिफिक है। अब कोई कंपनी अगर जो ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल का काम करती होगी तो वही रूटिंग करेगी, सारी कंपनियां रूटिंग नहीं करेंगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेकंड आता है डिम एक्सपर्ट, लिख लो। लिख लो डिम एक्सपर्ट में टू शो द डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट, टू शो द डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट इन 3D। इसको हम लोग यूज़ करते नहीं है ना, ये कभी इंडस्ट्री में यूज़ होता है,
ठीक है, इन्होंने एक मॉड्यूल दे दिया डिम एक्सपर्ट के नाम से। इसमें बस इतना काम होता है, ठीक है, कि आप 3D में पार्ट रख के उसकी डिटेलिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रेंडरिंग, लिख लो रेंडरिंग में क्या होगा। टू अप्लाई material and color on part, with realistic view, सर ये विद रियलिस्टिक क्या बोला आपने? विद रियलिस्टिक व्यू, VIEW व्यू, ठीक है। इसमें बेटा होता क्या है, जैसे आपको मैंने कोई भी एक कंपोनेंट बनाने के लिए दिया और उसके अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है, आपने उस पर मटेरियल डाल के अलग अलग कलर डाल दिए। ये सारा काम रेंडरिंग में होगा कि उसमें कहाँ पे कैमरा रखना है, कितनी लाइट डालनी है, ठीक है। लाइट डालने के बाद वो आपको कैसा दिखाई देगा, रियलिस्टिक में कैसा दिखाई देगा, दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ व्हाट, रेंडरिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर इवॉल्वेट। सर व्हाट वाज द लास्ट वन? टू शो द रियलिस्टिक व्यू। सर डिम एक्सपर्ट। यस सर। टू शो द detail of, yes sir, 3D object in, to show the details of 3D object in 3D, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। रेंडरिंग हो गया बेटा? यस सर। इवॉल्वेट में लिखिए, इसके मैं कुछ टूल आपको पढ़ाऊंगा इवॉल्वेट के, ठीक है। लिख लो इसमें टू चेक डिज़ाइन, टू चेक डिज़ाइन by its property, to check design by its property such as weight, mass, volume, center of mass, center of gravity, etc. Center of mass, center of gravity, etc. ठीक है। नेक्स्ट बेटा आते हैं प्लास्टिक डिजाइन पे। लिख लो इसमें क्या होता है। लिखो टू परफॉर्म मोल्ड डिजाइन, and create plastic component, to perform mold design and create plastic component. क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। है बेटा कोई डाउट? ये तो मैं आपको क्लियर एक एक पढ़ाऊंगा, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे लिखें। अब हमें सॉलिड वर्क्स को ओपन करना है। क्या करना है? सॉलिड वर्क्स को ओपन करना है। तो लिख लीजिए हाउ टू ओपन सॉलिड वर्क्स। हाउ टू ओपन सॉलिड वर्क्स।
देखो बेटा, यहाँ पे आप देखोगे सॉलिड वर्क्स 2016 X64 एडिशन। जब आप अपने सिस्टम में सॉलिड वर्क्स इंस्टॉल करोगे, दे गेट दैट हेयर इज दैट नंबर ऑफ फाइल्स ऑफ द सॉलिड वर्क्स। यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई देगा, ठीक है। उसमें आपको दिखाई देगा डिज़ाइन एक्सप्लोरर, ठीक है, सॉलिड वर्क्स इलेक्ट्रिकल, सॉलिड वर्क्स एक्सप्लोरर, ठीक है, ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। बट आपको जो ओपन करना है दैट्स वन इज सॉलिड वर्क्स 2016 × 64। जो भी वर्जन होगा वो लिखा होगा × 64, आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। बाकी सारे आपको डिलीट कर देने हैं, केवल आपको इसी को रखना है, ठीक है। सॉलिड वर्क्स 2016 × 64, ठीक है। तो लिख लो कहाँ जाना है, सॉलिड वर्क्स। बाकी बेटा आप देखोगे तो आपको ऐसे कुछ यहाँ पे दिखाई देंगे। ये ऐसे कुछ आइकन्स आएंगे, दिख रहा है, लाइसेंसिंग क्लाइंट, ई डिज़ाइन, सॉलिड वर्क्स एक्सप्लोरर, दिख रहा है। बट आपको ओपन करना है सॉलिड वर्क्स 2016 × 64 एडिशन, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, दैट मीन्स डबल क्लिक ऑन दैट, तो जो भी वर्जन होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, दैट्स वन इज सॉलिड वर्क्स प्रीमियम। And here is that mention what DS, that means Dassault Systems, ठीक है। जो कंपनी का सॉलिड वर्क्स प्रोडक्ट है, दैट्स वन इज द कंपनी नेम इज Dassault System। तो आप एक लाइन और लिख लो, देखो सॉलिड वर्क्स इज द प्रोडक्ट ऑफ Dassault System, सॉलिड वर्क्स इज द प्रोडक्ट ऑफ Dassault System। देखो फर्स्ट वर्जन ऑफ सॉलिड वर्क्स, फर्स्ट वर्जन ऑफ सॉलिड वर्क्स comes in 1994। first version of SolidWorks comes in 1994। सर एक पिछली लाइन रिपीट करेंगे सर प्लीज? लिख लेना बेटा, देखो SolidWorks is the product of, SolidWorks is the product of Dassault, 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 SYSTEMES, Dassault Systems बोलते हैं इसे हम लोग इसे सिस्टमीज पढ़ेंगे, ठीक है। बट जो जर्मन वाले हैं वो उसको सिस्टम्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा एसेंट का फ़र्क है, बट you can say Dassault Systems। Sir, is that like AutoCAD is the product of Autodesk? Yeah, is that same? Is the product of Dassault System। ठीक है, लिखो अदर प्रोडक्ट्स ऑफ Dassault System, अदर प्रोडक्ट्स ऑफ Dassault System। Is that CATIA? CATIA is also a product of Dassault System, got it? And it's come 1975। Second one is that Abacus, ABAQUS, Abacus। Thank you। 1999 2000 के आसपास इसका बेंचमार्क है, अलग अलग जगह अलग अलग शो करता है। बट आप Dassault की साइट पे देखोगे, दे कैन शो दैट 1999। Abacus, गॉट इट? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो, ओके। तो आप बेटा जब SolidWorks को ओपन करोगे, यू गेट अ विंडो इज लुक लाइक दैट।
सबसे पहले आपको विंडो जो मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी। DS मीन्स डैसॉल्ट सिस्टम सॉलिड वर्क्स, जो भी आपका वर्जन होगा डेट विल बी मेंशन एट बॉटम। ठीक है, जरा आगे चलते हैं। अब जब आप सॉलिड वर्क्स की विंडो को देखोगे, हैव दिस इज व्हाट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ सॉलिड वर्क्स। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है फाइल व्यू टूल्स हेल्प, दैट्स वन इज कॉल्ड मेन मेन्यू ऑफ सॉलिड वर्क्स। ठीक है, दैट्स वन इज कॉल्ड मेन मेन्यू ऑफ सॉलिड वर्क्स। देखो बेटा, जो ये है दिस वन इज कॉल्ड योर मेन मेन्यू, इसको हम लोग मेन मेन्यू बोलते हैं। ये जो आपको विंडो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं टास्क पैनल। ये जो छोटी सी विंडो आपको दिखाई दे रही है ये वाली इसको हम लोग बोलते हैं टास्क पैनल। सर कहाँ पे विंडो, एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो बेटा, ये दिख रही बिल्कुल ये स्क्रीन पे। यस सर, यस सर। दिस वन कम अंदर दैट ब्लैक कलर, ये जो ब्लैक कलर के अंदर रेड कलर मार्क कर रखा है। ठीक है, सो दिस वन इज कॉल्ड टास्क पैनल। बस यहाँ पे आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी, टास्क पैनल एंड मेन मेन्यू। सबसे पहले अब आगे लिखो बेटा, हाउ टू ओपन न्यू प्रोजेक्ट इन सॉलिड वर्क्स। हाउ टू ओपन न्यू प्रोजेक्ट इन सॉलिड वर्क्स। हाउ टू ओपन न्यू प्रोजेक्ट इन सॉलिड वर्क्स। इसके लिए बेटा आपको जाना है फाइल, न्यू, फाइल न्यू, या तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो नोट्स आप में, नोट्स जो आप बनाओगे उसमें आपको कैसे लिखना है, इज दैट मार्क। मैं आपको बोलूँगा जस्ट गो टू द मेन मेन्यू एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन। तो आपको बेटा लिखना कैसे, आपको लिखना है गो टू, फिर आपको एक एरो बनाना है, मेन मेन्यू, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको न्यू लेना है। न्यू के बाद आपको सेलेक्ट करना है पार्ट। क्लियर, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, so write down, go to main menu, select new, select file then new, select file then new, then select part। अब देखो बेटा यहाँ पे just we have 3 environment, part, assembly and drawing, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। बट क्योंकि मेरे सिस्टम पे काफ़ी बार सॉलिड वर्क्स ओपन हो चुका है, ठीक है, उससे पहले एक विंडो और आपको मिलेगी। जब आप न्यू पे क्लिक करोगे वी गेट अ विंडो ऑफ यूनिट्स, आपको एक यूनिट्स की विंडो मिलेगी। तो लिख लो आपको यूनिट्स में क्या सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन न्यू, we get a window of units, लिख लो we get a window of, we get window of units। जो आप यूनिट फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट कर दोगे वो आपकी डिफ़ॉल्ट यूनिट हो जाएंगी। तो यूनिट में आपको सेलेक्ट करना है MMGS
और स्टैंडर्ड में आपको सेलेक्ट करना है ISO। ये जब आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे एंड ओपन फर्स्ट टाइम ऑफ SolidWorks, so they are asking about that what is your unit and what is your standard. First one is MMGS, that's one is your unit, and second one is your standard. Okay. जब आप सेलेक्ट करके दोनों को, व्हेन वी सेलेक्ट यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड, क्लिक ऑन ओके, वी गेट अ विंडो ऑफ पार्ट। हमें क्या होगा, पार्ट की विंडो मिल जाएगी जब हम स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सेलेक्ट पार्ट एंड क्लिक ऑन ओके, select part and click on OK. Now we get the environment of what? Environment of SolidWorks. अब आपको यहाँ पे जो environment मिल जाएगा वो environment किसका है? That one is that environment of SolidWorks. Okay. That one is the environment of SolidWorks. किसी को कोई डाउट है अभी तक की? ठीक है। अब बेटा यहाँ तक की अभी रखते हैं, इसके आगे हम कल चलेंगे क्योंकि इसके आगे अब सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स होने लगेंगी। ठीक है, बट कुछ चीज़ें आप लोग थोड़ा क्लियर कर लो, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। अब आप लोगों को क्लास के बाद क्या करना है, जितने लोगों ने क्लास अटेंड की है, जस्ट मार्क योर अटेंडेंस। आपको अपनी अटेंडेंस भेजनी है मुझे पर्सनल, ग्रुप पे नहीं भेजनी है। ठीक है, अपने नंबर से और अपने नाम से आपको अटेंडेंस भेजनी है। अटेंडेंस में आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। एक तो आपको अटेंडेंस में नेम लिखना है। नेम के बाद आपको जैसे फॉर्मेट दे रहा हूँ वैसे ही लिखना है, रोल नंबर, ठीक है, और उसके आगे आपको देना है मेल आईडी। बस 3 चीज़ें लिख के आपको मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है। जिन्होंने मेरा नंबर सेव नहीं किया है सो आपको ग्रुप से मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है सर, रोल नंबर में डिपार्टमेंट भी मेंशन करना है? रोल नंबर में आपका जो भी आप जैसे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या जिस डिपार्टमेंट से आप हो वो डिपार्टमेंट आप रोल नंबर के आगे लिख देना, या फिर एक कॉलम और डाल दो डिपार्टमेंट। ठीक है, या आप लिख लो हाँ डिपार्टमेंट। ठीक है सर, अब एक बार अपना फ़ोन नंबर भी बता देते हैं। बेटा मेरा फ़ोन नंबर ले लो, 9953 88 2048। ठीक है, 9953 88 2048। ठीक है, और सॉफ्टवेयर्स आप लोग डाउनलोड कर लेना। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपको एक एनीडेस्क का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ गूगल। ठीक है, इंस्टॉलेशन जो मैं कर पाऊँगा वो मैं गूगल के थ्रू एनीडेस्क के थ्रू कर पाऊँगा। इधर आप देखोगे एनीडेस्क जब आप ओपन करोगे आपको कुछ ऐसा एक एनवायरनमेंट मिलेगा एंड देयर इज़ द आईडी। ये आपकी आईडी मेंशन्ड है, ये आईडी आप मुझे भेज देना पर्सनल व्हाट्सएप पे। मैं आपके सिस्टम को एक्सेस करके सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल कर दूंगा। क्लियर? मैंने वहाँ पे वीडियो डाल रखा है, आप वीडियो के थ्रू भी इंस्टॉलेशन देख सकते हो, कर सकते हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बता दे। ठीक है,
वीडियो आपको आज रात में या कल सुबह मॉर्निंग तक 7 और 5 o'clock तक मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो को मैं ड्राइव पे लोड करूँगा, फिर मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।